छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के अंक के लिए सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमारा उपविषय होने वाला है इतिहास। इतिहास में हम पढ़ेंगे आज कंपनी राज्य का विस्तार। तो कंपनी राज्य के विस्तार से पहले जो हमने वीडियो देखी उसमें देखा हमने या कक्षा 7 में जब हमने पढ़ा था मुगल काल, तो देखा था सर कैप्टन हॉकिंस टॉमस रुक किस तरह से व्यापार करने के लिए भारत आए। उन्होंने राजाओं से जहांगीर के दरबार में अनुमति मांगी व्यापार करने के लिए, और फिर धीरे धीरे करते करते अपनी एक कंपनी बना ली। कंपनी में वो यहाँ से कच्चा माल खरीदते और बना बनाया माल लाकर रखते थे, और इस कंपनी ने भारत में हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया। क्योंकि भारत में क्या था कि पहले से ही हम सुनते चले आए हैं, जब इस्लाम धर्म आया था, हमने प्राचीन काल मध्यकालीन भारत में पढ़ा था कि बाह्य आक्रमण होते रहते थे और भारतीय जो राजा थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो कुछ स्थिति के बाद में अब भी ऐसा ही स्थिति थी कि जो भारतीय राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और वो लड़ते लड़ते जब हारने लगते थे तो अंग्रेज़ों से सहायता मांगने लगते थे। अंग्रेज उनकी सहायता करते, बदले में उनसे कुछ गांव लेते, कुछ राजधानियां लेते, जिससे वो उनकी आय का वो इनकम का साधन बन जाती, और वो उन्हें सेना में भी भर्ती करने लगे, भारतीय सैनिकों को ही, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो इस तरह जो अंग्रेज भारत आए वो किस तरह से भारत में व्यापार करने के लिए आए, कंपनी बनाई, और अब उन्होंने किस तरह से उसका विस्तार किया। कंपनी बनाई 1757 में, आपने देखा प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध, और जिसमें अंग्रेजों का बहुत ही वर्चस्व बढ़ गया था भारत में। तो अब उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत में विस्तार करना शुरू कर दिया। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, किस तरह युद्ध किए, क्या रीजन रहा उनका भारत में कंपनी का विस्तार करने में, उन्हें किस प्रकार सफलता मिली। अंग्रेज भारत में समुद्र के रास्ते आए थे। इस रास्ते होकर वो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? बंगाल वाले क्षेत्र में पहुँचे, इस वाले एरिया में। यहाँ पर इन्होंने सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, और उसके बाद में बक्सर का युद्ध लड़ा, जिसमें मुगल शासक भी थे और अवध के नवाब भी, तीनों सम्मिलित थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की विजय हुई। इस बक्सर के युद्ध के बाद में इस वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का पूरा विस्तार हो गया, यानी अंग्रेजों का प्रशासन वहाँ पर चलने लगा। उन्होंने वहाँ के नरेशों को कुछ पेंशन वगैरह देकर, या 12 लाख सालाना पहले मुगल जो राजा थे उन्हें पेंशन दी, फिर उसके बाद में उसे भी बंद कर दिया। अब इस विस्तार करने के बाद अंग्रेजों की निगाह इस वाले भारत पर पड़ी कि ये पूरा भारत पड़ा है अभी, तो जो हमें यहाँ से इतनी इनकम है तो यहाँ से और ज़्यादा होगी। अब उनका ध्यान कहाँ गया? इस तरफ गया, दक्षिण भारत की तरफ आया, उसके बाद में उत्तर भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में जो कर्नाटक है, ये मैसूर वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जहाँ विजयनगर साम्राज्य था किसी समय में, और विजयनगर साम्राज्य जिसमें कृष्णदेव राय राजा थे, उसके बाद में वो साम्राज्य पतन की ओर चलता चला गया। वहाँ पर एक नया राजवंश उदय हुआ, निजाम वंश, जिसका संस्थापक हैदर अली था, जो कि एक सेना नायक था, और उसने अपनी बुद्धि के बल पर, योग्यता के बल पर यहाँ पर ये कहाँ का, मैसूर का शासक बन गया। कर्नाटक और ये तेलंगाना, ये वाला क्षेत्र उस समय एक था, और यहाँ का शासक बन गया। लेकिन वो बहुत ही कुशल था, वो अंग्रेजों से हारना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने मराठों को और ये राजपूत राजाओं को अपनी तरफ मिला लिया, और यहाँ के नीचे तमिलनाडु इस वाले क्षेत्र के निजामों को, और उसने एकत्र होकर युद्ध किया। तो इस तरह से अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच 4 युद्ध हुए, जिसमें 2 हैदर अली से हुए और 2 हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान से हुए। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो युद्ध क्या थे और किस तरह उसकी विजय हुई अंग्रेजों की उसमें। तो जैसा कि अंग्रेजों और मैसूर का युद्ध, यानी हैदर अली जो कहाँ का था, मैसूर का शासक था। हैदर अली बहुत ही योग्य था, और इसका युद्ध हुआ 1767 से 1769 तक चला। इस युद्ध में हैदर अली ने योग्यता का परिचय दिया, मराठों को अपनी तरफ मिला लिया, और जो आसपास के दूसरे निजाम थे, छोटे छोटे राजा, उन्हें अपनी तरफ मिला लिया, और अंग्रेजों से मिलकर युद्ध किया। इसमें अंग्रेजों की प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई,
और अंग्रेज़ों को संधि करनी लगी। लेकिन जब दूसरा अंग्रेज़ों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम युद्ध में हार गए या हमें क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ रुपए हैदर अली को देने पड़े हैं या अपना राज्य भी कुछ देना पड़ा है, तब अंग्रेज़ों ने उस संधि को तोड़ दिया और दोबारा से जो मराठे थे और निजाम थे उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और उनसे संयुक्त मिलकर ये दूसरा युद्ध लड़ा 1780 से 1784 में हैदर अली से। लेकिन इसमें हैदर अली योग्य था, लेकिन इसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और मैसूर सेना कमज़ोर पड़ गई। कमज़ोर पड़ने की एक वजह थी कि हैदर अली की मृत्यु हो जाना, बाकी जो संयुक्त रूप से जो मिली हुई थी, संयुक्त रूप से जो है मराठा और निजाम जो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की तरफ थे, वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी तरफ, अंग्रेज़ों की तरफ हो गए, जिससे मैसूर के शासक थे हैदर अली, उनकी पराजय हुई। उनकी पराजय जो कर्नल बैली थे उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या किया, पराजित कर दिया हैदर अली को और हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। अब इसके बाद में जो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, हैदर अली के बाद में उनका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और टीपू सुल्तान के बैठते टीपू सुल्तान भी अपने पिता की तरह बहुत ही बहादुर था। टीपू सुल्तान, अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया, एक त्रावणकोर के राजा थे उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के विरुद्ध छेड़ दिया। इन अंग्रेज और आंग्ल मैसूर युद्धों का जो अंग्रेज युद्ध कर रहे थे उनका मेन कारण ये था कि मैसूर के जो राजा थे हैदर अली और उनका पुत्र, उन पर दबाव नहीं आ रहा था अंग्रेज़ों का, वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और साथ ही साथ जो आसपास के पड़ोसी राज्य थे उन्हें दिख रहा था कि भाई ये राज्य तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उन्हें क्या हुई, उनसे डर लगने लगा कि ये हमें भी ना जीत ले। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी और अंग्रेज़ों ने उनकी सहायता करी भी। तो तीसरा युद्ध जो स्टार्ट हुआ वो हुआ टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। इसमें अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर के राजा से मिल गए और टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध किया। इसमें भी अंग्रेज़ों ने कूटनीति का निर्णय दिया, उन्होंने जो पड़ोसी राज्य थे उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और इसमें संधि करनी पड़ी, जो संधि कहलाई श्रीरंगपट्टम की संधि। इस संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने कुछ महत्वपूर्ण राज्य देने पड़े अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों ने वो राज्य किसे दे दिए, मराठों को दे दिए, जो बहुत ही अनुपजाऊ थे, उनसे ज़्यादा लाभ नहीं था। वो वाले राज्य किसे दे दिए, अंग्रेज़ों ने मराठों को दे दिया। साथ ही टीपू सुल्तान पर जुर्माना लगाया 3 करोड़ रुपया का। किसका? 3 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान पर पड़े युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, यानी युद्ध में जो हानि हुई थी अंग्रेज़ों की उसकी क्षतिपूर्ति भी किससे ली, अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से ली। ये टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय था, ये शर्मनाक संधि थी, लेकिन उसे अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बचाना था। इसके साथ ही सन 1790 में आया बेलेजली। बेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और उसने क्या किया, देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई और उसने क्या स्टार्ट की, बेलेजली ने शुरू की थी सहायक संधि। बेलेजली ने क्या प्रारंभ की, बेलेजली ने प्रारंभ की सहायक संधि, जिसे हम आगे पढ़ेंगे क्या थी सहायक संधि। ये बहुत ही भारतीय राजाओं के लिए बहुत ही शर्म का विषय था, या जो सोचता है बहुत गिलानी होती थी उसे। ये जबरदस्ती थोपी गई थी सहायक संधि देसी राजाओं पर। ये सहायक संधि टीपू सुल्तान को मंजूर नहीं थी। उसने कहा कि एक कुत्ते की मौत मरने से या बकरी की लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की मौत मर जाए। तो टीपू सुल्तान ने इस सहायक संधि के विरुद्ध में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। अब हम आते हैं इस सहायक संधि पर। सहायक संधि क्या थी?
सहायक संधि थी, वैली जले द्वारा दबाव डाला गया भारतीय राजाओं पर। उनसे कहा कि आप हमारी शर्तें मानोगे, हमें कुछ कर दोगे, तब हम क्या करेंगे, तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेंगे। सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं को, जो भारतीय नरेश थे, उन्हें अपने पास एक सेना रखनी पड़ती थी अंग्रेजों की, जिसे रेजिडेंट भी बोलते हैं, वो रखना पड़ता था। उसका सारा खर्चा भारतीय राजाओं को करना पड़ता था, लेकिन वो आदेश किसका मानती थी? आदेश वो रेजिडेंट वाली सेना मानती थी अंग्रेजों का। और अंग्रेजों को कर भी, आधा लगान भी वसूल देते थे भारतीय राजा, और जो भी आमदनी होती थी उसे सब अंग्रेज ले जाते थे। बदले में जो राजा होते थे, भारतीय राजा, उन्हें कुछ पेंशन दे दी जाती थी खर्च करने के लिए। तो सहायक संधि बहुत ही शर्मनाक संधि थी भारतीय राजाओं के लिए, जो टीपू सुल्तान को असह्य हुई, उसे मंजूर नहीं हुई और उसने उसके विरुद्ध युद्ध कर दिया। तो इस दक्षिण भारत पर टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का पूर्णतः शासन हो गया। अब मराठा और सिख, इनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो अंग्रेजों ने इनकी तरफ अपना ध्यान बढ़ाया और इन्हें अपने अधीन करने के प्रयास किए। अब हमने देखा कि दक्षिण भारत पर, इस वाले क्षेत्र पर पूर्णतः अंग्रेजों का राज्य हो गया। अब ये मराठे जो इस वाले क्षेत्र में रहते थे, मराठे महाराष्ट्र में, और सिख जो इसमें पंजाब और राजस्थान, इसमें पंजाब वाले क्षेत्र में, सिंध प्रांत में सिख थे और राजस्थान क्षेत्र में राजपूत थे। इन क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर जो दक्षिण में युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध, वो हुए पड़ोसी राजाओं के बुलाने पर, जो कि वो अंग्रेज चाहते थे कि हमें कोई भी राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए हमें आमंत्रित करे, हमारी सहायता मांगे, और वो इस काम के लिए तैयार रहते थे। जो मराठों से युद्ध हुआ था, वो हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कोई दो भाइयों की आपस का झगड़ा हुआ, एक भाई को शासन नहीं मिला करने के लिए, तो वो अंग्रेजों की शरण में चला गया कि आप हमारी सहायता करो, हम आपको कुछ राज्य दे देंगे और हमारा शासन इस मराठा क्षेत्र पर करवा दो। तो इसमें भी कितने 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के और मराठों के। तो वो किस किस के बीच हुए, कैसे हुए, देखते हैं। तो मराठों से संघर्ष, हमने देखा कि किस तरह दक्षिण भारत में अब मराठों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मराठे अपना राज्य का विस्तार उत्तर भारत की तरफ करते जा रहे थे। अब अंग्रेजों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंग्रेज चाह रहे थे कोई ऐसा मौका मिले जिसमें वो मराठों से लड़ाई करें। तो सन 1761 में हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध, जो अहमद शाह अब्दाली था इधर राजस्थान पंजाब वाले क्षेत्र में, पश्चिम भारत ने, तो मराठों ने उस पर आक्रमण कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर दी। इससे मराठा क्या हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए, उनकी शक्ति कमज़ोर होती चली गई। जिसके बाद में धीरे धीरे 1782 में जो पेशवा थे माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था, जो नवजात पुत्र था छोटा सा, वो रघुनाथ राव वो गद्दी पर बैठना चाहता था, उनका भाई। लेकिन उनका एक पुत्र था नारायण राव, जिसे वहाँ के जो फडणवीस थे, नाना फडणवीस, योग्य थे, कुशल थे, उनके पेशवा के मंत्री थे, उनका बहुत ही अच्छा पद था। तो वो चाहते थे कि रघुनाथ राव की जगह जो भाई था मेवाड़ के माधव राव का, उसकी जगह उनका नवजात पुत्र नारायण राव ही गद्दी पर बैठे, यानी जब वो बड़ा हो जाए तो वो ही गद्दी पर बैठे। रघुनाथ राव को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह अंग्रेजों की शरण में चला गया और अंग्रेज उसी का इंतजार कर रहे थे कि रघुनाथ राव आए और हमसे सहायता मांगे। तो जब रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी तो उसमें क्या हुआ, 1775 ईस्वी में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ नाना फडणवीस, यानी पूरे मराठा जो नाना फडणवीस के नेतृत्व में थे, उन पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध जो ये पहला मराठा युद्ध था जिसे अंग्रेज चाह रहे थे। तो यह हुआ 1775 से स्टार्ट हुआ, 82 तक हुआ, 1782 तक। इस युद्ध में मराठों की
जीत हुई और अंग्रेजों को क्या करा, सालवाई की संधि करनी पड़ी। इसमें प्रथम युद्ध में 7 वर्षों तक चला, इसमें सालवाई की संधि हुई, जिसमें उनके अनुसार किसे हुआ, उनके जो नारायण राव थे उनको ही, नवजात पुत्र को ही राजा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन 1800 में, जब 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तो मराठा क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। मराठा संघ कमज़ोर हो गया, उन्हें कोई क्या नहीं मिला, कुशल नेतृत्व करने वाला उनके पास कोई नहीं था। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद 1800 में, अब इसके बाद में जो बेलेजली की सहायक संधि, जैसा कि मैंने बताया, वो प्रचुर हो रही थी। नाना फडणवीस की के बाद जो द्वितीय बने पेशवा बाजीराव द्वितीय, उन पर बेलेजली की संधि थोप दी गई। उस बेलेजली की संधि में द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। उन्होंने मना करी कि हम बेलेजली की सहायक संधि थी, उसकी शर्तों को हम नहीं मानेंगे, उनका रेजिडेंट नहीं रखेंगे। तो अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष में क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई। पहले युद्ध में नाना फडणवीस की जीत हुई, मराठों की जीत हुई, और द्वितीय मराठा युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई। तो अंग्रेजों की जीत के बाद में उनके बीच में तीसरा, क्योंकि अंग्रेजों को से जो जीत हो गई थी, मराठा हार गए थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम हार गए अंग्रेजों से। तो उन्होंने क्या करा, जो होलकर थे उनके विरुद्ध जब उन्होंने सहायक, क्योंकि जीतने का मतलब था, मराठों के हारने का मतलब था कि सहायक संधि को स्वीकार करना, और सहायक संधि को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो संधि तोड़ दी। सहायक संधि तोड़ने के बाद मराठों को तीसरे युद्ध का सामना करना पड़ा, जो हुआ 1804 से 1805, 1 साल तक चला। इसमें जब उन्होंने सहायक संधि तोड़ दी तो अंग्रेजों ने क्या करा, होलकर के विरुद्ध, जो होलकर थे उनके विरुद्ध तीसरा मराठा युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध में दोनों के बीच अंग्रेज ही सफल हुए, और दोनों के बीच क्या हुई, राजपुर घाट की संधि हुई। क्योंकि युद्ध के बाद में होता ही है कि बाद में क्या होती हैं, संधियां होती हैं। संधि में किसी को जो हारता है पक्ष, उसे ही हर जाने के तौर पर अधिक से अधिक धन क्या होता है, खर्च करना पड़ता है, जीतने वाले पक्ष को देना पड़ता है। अब इसी संधि के चलते हुए तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ 1817 में। ये भी बाजीराव जो द्वितीय थे, तो उन्होंने भी क्या करा कि पूना में स्थित रेजिडेंट और नागपुर में स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। कहाँ, पूना रेजिडेंसी और पूना व नागपुर रेजिडेंसी पर। किसके यहाँ थी ये थी बाजीराव द्वितीय, जो मराठा के शासक थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। इन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया अंग्रेजों ने। और इसमें क्या हो गया, बाजीराव द्वितीय पूना प्रदेश हार गए, और इससे पूना और नागपुर प्रदेशों का क्या कर लिया, विलय कर लिया अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्य में। यानी पूरा मराठा साम्राज्य इन 4 युद्धों में मैसूर, और 4 युद्धों में ही पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। तो इन मराठा युद्ध में मराठाओं की हार हुई, उनका बिल्कुल खात्मा हो गया। इधर पूरे भारत पर मराठाओं पर शासन होते ही पूरे भारत पर अंग्रेजों का क्या हो गया, आधिपत्य हो गया, उनका साम्राज्य विस्तार हो गया। अब जो छोटी छोटी रियासतें बची थी, उन पर लॉर्ड हार्डिंग के बाद में डलहौजी का शासन हुआ, और डलहौजी ने क्या बनाई, अपनी एक विलय नीति बनाई, जो कि भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, देसी रियासतों का अंग्रेजी राज्य में विलय होने का। कुछ राज्यों को बेलेजली की सहायक संधि ने अपने अधीन कर लिया, और कुछ को लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति में। देखते हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या थी।
वेलेजली की सहायक संधि के बाद लॉर्ड हार्डिंग आए और उनके बाद कौन आया? डलहौजी। डलहौजी जो लॉर्ड क्लाइव ने शुरू करा था सन 57 में प्लासी का युद्ध, साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। वेलेजली के साथ साथ इन्होंने भी क्या करा? समाज को आगे बढ़ाया, साम्राज्य विस्तार के लिए एक नीति अपनाई जिसे विलय नीति भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। राज्य हड़प नीति। इनकी राज्य हड़प नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति के अनुसार भारतीय राजाओं के जिनके कोई संतान नहीं होती थी, जिन राजाओं के संतान नहीं थी, उन राज्यों को अंग्रेजों ने अपने में मिलाने का निर्णय लिया कि जिन राजाओं के संतान नहीं होगी वो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या परंपरा थी? पहले परंपरा थी कि जिन राजाओं के संतान नहीं थी वो गोद ले लेते थे पुत्र, उन्हें गोद लेने का अधिकार था। लेकिन इसने डलहौजी ने ये नियम कानून बंद कर दिया और एक नई नीति बनाई कि जिन राजाओं के कोई भी संतान नहीं होगी वो संतान बिना अंग्रेजों की अनुमति के संतान गोद नहीं ले सकते, और अनुमति लेने के बावजूद भी उनका जो राज्य होगा वो क्या होगा? अंग्रेजों का अधीन होगा। तो इस नीति में उत्तर भारत के सतारा, झांसी, कानपुर, नागपुर, बिठूर, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रियासतें थी जो अंग्रेजों के अधीन आ गई। अब इस डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बाद पूरे संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने पूरा भारत पर अधिकार करने के बाद फिर जो पड़ोसी देश थे जो आज हमसे अलग हैं उन पे भी अधिकार करने के बारे में सोची और उन पर अधिकार किया। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिन पर अंग्रेजों ने अपने राज्य विस्तार किया। सन 1857 तक अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य थे, जैसे ये म्यांमार है, चीन का कुछ राज्य है, ये भूटान, क्योंकि बांग्लादेश तो उस समय भारत में ही सम्मिलित था, इधर अफगानिस्तान, इसे सिंध क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंध नदी बहती है, कश्मीर वाला क्षेत्र, तो इन सभी राज्यों पर भी अपना अधिकार कर लिया। यानी समस्त पूर्वी भारत में अंग्रेजों का उपनिवेश हो गया, अंग्रेजों की कॉलोनी हो गई। तो हमने इस तरह देखा कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे कर किस तरह से किसी से पड़ोसी राजाओं की सहायता से या उत्तराधिकार युद्ध करवाकर, यानी अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या था? फूट डालो, राज करो। उन्होंने भारतीय राजाओं में फूट डाली और अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। जो अंग्रेज केवल व्यापार के लिए आए थे, सन 1857 तक समस्त भारत के वे क्या हो गए? प्रमुख बन गए, मुखिया बन गए, यानी उन्होंने भारतीयों को गुलाम कर लिया, अपने इशारों पर काम करवाने लगे। आगे हम देखेंगे कि और अंग्रेजों से 1857 के बाद किस तरह से विद्रोह होने शुरू हुए, वो देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसकी प्रश्नोत्तर वगैरह PDF में मिल जाएंगे।